ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बुझी तो सबकी निगाहें अब दरवाजे पर मरकूज थी। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता तो सबका दिल धक से रह जाता, लेकिन अभी तक किसी ने आकर उन्हें ऑपरेशन से मुताल्लिक मालूमात नहीं दी थी। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बुझी अब घंटा बीत चुका था। फिर आखिर एक डॉक्टर ने बाहर आकर खुशखबरी दी। आप सब लोगों की दुआओं से ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन होश आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोग दुआ करें। पहली बात सुनकर सुहेलिया ने शुक्र अदा करने के लिए हाथ उठा लिए थे। सुफियान गौरी जवार इर्द गिर्द मौजूद सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन दूसरी बात पर फिर जैसे सभी उदास हो गए थे। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपनी बेटी को देख सकती हूँ? सालिया बेगम ने जिस अंदाज में दरियाफ्त किया था, उनकी हालत देखकर डॉक्टर ने इन्हें तसल्ली दी। देखिए, ये बात आपकी बेटी के लिए बेहतर होगी कि आप में से अभी कोई भी उनके पास ना जाए, लेकिन आप ऐसा करें, दूसरे कमरे में चली जाएं जहां लगे शीशे में से आप दूर से भी अपनी बेटी को देख सकते हैं। डॉक्टर ये कहकर चला गया। तीनों साथ वाले कमरे की जानिब बढ़े। कमरे में आकर अब उनके और शहरयार के दरमियान सिर्फ एक शीशे की दीवार थी। शहरयार को सामने पट्टियों में लिपटा देखकर सालिया बेगम का दिल धक से रह गया। ऑपरेशन के बाद शहरयार के चेहरे और सर को मुकम्मल पट्टियों में लपेट दिया गया था। जिंदगी बख्श नलकियां उसके जिस्म में कतरा कतरा खून लौटा रही थी, जबकि कार्डियक मॉनिटर पर उसकी जिंदगी के आसार दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसका वजूद मुकम्मल साकिन था। सालिया बेगम बेताब होकर शीशे से पेशानी लगाए रो रही थी। जिंदगी में जिसे एक कांटा भी चुभता तो वो बेचैन हो जाती, अब उसे यूं इस हालत में देखकर वो अपने आप पर काबू न रख पाई। पास खड़े सुफियान गौरी और जवार ने सालिया की ऐसी हालत देखी तो बस कमरे से बाहर ले आए थे। राहदारी में से गुजरते हुए उन्होंने देखा वहां कोई मौजूद ना था। सभी लोगों को वहां से हटाया जा चुका था। तीनों अस्पताल की इमारत से बाहर सरसब्ज हिस्से में आकर बैठ गए। सालिया बेगम और सुफियान गौरी को बेंच पर बैठा कर जवार कुछ खाने पीने की अशिया लेने कैंटीन की तरफ बढ़ गया। जिस जगह सालिया बेगम और सुफियान गौरी बैठे थे, वहां से अस्पताल की इमारत से निकलते और दाखिल होते सभी अफराद को देखा जा सकता था। कई तरह के जज्बात और एहसासात एक ही जगह दिखाई दे रहे थे। कुछ अपने प्यारे के सेहतियाबी पर खुशी खुशी घरों को लौट रहे थे, कुछ मुस्तरिब से अपने किसी न किसी जगह जिगर गोशे को उठाए अस्पताल में दाखिल हो रहे थे, तो कई बेरहम मौत ने सफ़े मातम बिछा रखा था। सुफियान गौरी कुछ देर तक ऐसे ही लोगों का मुशाहिदा करते रहे। फिर उनकी नज़र सालिया बेगम पर पड़ी, जो सर झुकाए उदास बैठी थी। सुफियान गौरी ने सालिया बेगम के कांधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देते हुए बोले, जिंदगी हमें कई तरह के दिन दिखाती है सालिया बेगम, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे दिनों में हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बनना चाहिए, तो बुरे दिनों में भी बिल्कुल भी मायूस ना होना चाहिए। बस अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। आखिरी बात कहते हुए इनकी निगाहों के सामने फजर के वक्त मिलने वाले बाबा जी की तस्वीर आ गई थी। जवार अब खाने पीने की अशिया लेकर पहुंच चुका था। सालिया बेगम तो कुछ भी खाने को तैयार ना थी। सुफियान गौरी ने मुश्किल से इन्हें एक जूस और सैंडविच खिलाया। साथ ही जोहर की अजान होने लगी थी। जोहर के वक्त अब मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। सुफियान गौरी और जवार ने जमात के साथ नमाज अदा की। जब तक वो नमाज से फारिग होकर सालिया बेगम के पास पहुंचे, मस्जिद खाली हो चुकी थी। अब सालिया बेगम नमाज के लिए मस्जिद में चली गई। अंकल, आप आंटी के पास रहें, मैं शहरियार को देख कर आता हूँ, जवार ने कहा, और फिर वो अस्पताल की इमारत की तरफ बढ़ गया। सुफियान गौरी कुछ देर तो बाहर ही बैठे रहे, फिर वो भी मस्जिद में दाखिल होकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए थे। सालिया बेगम नमाज से फारिग होकर सजदे में गिर गई। सुफियान गौरी ने आंखें खोली, सामने सालिया बेगम सजदे में पड़ी थी। या अल्लाह, मैं तो तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, इस सजदे में पड़ी दुखियारी माँ की ही सुन ले। बेशक तेरी ज़ात बड़ी रहीम व करीम है। ये अल्फाज अदा करते हुए सुफियान गौरी अपनी बेटी की मोहब्बत में सरशार रो ही देने वाले थे, जब जवार दौड़ता हुआ एक कमरे पर मुश्तमिल मस्जिद में दाखिल हुआ। इसकी नज़र सजदे में पड़ी सालिया बेगम पर पड़ी। आंटी उठिए। अंकल, शहरियार, उसका सांस फूला हुआ था, वो दुरुस्त अल्फाज अदा नहीं कर पा रहा था। अंकल, शहरियार को होश आ रहा है, ये कहते हुए जवार की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। सालिया बेगम ने भी जवार के ये अल्फाज सुन लिए थे, लेकिन वो सजदे से नहीं उठी, बल्कि उसके रोने की आवाज़ बुलंद हो चुकी थी। अरे सालिया बेगम, सुना तुमने? हमारे बेटे को होश आ रहा है, सुफियान ने भी रोनी आवाज़ में कहा। आंटी, अब उठिए खुदारा, जवार ने कहा तो सुफियान गौरी ने आगे बढ़कर सालिया बेगम को कांधों से थामे उठाया। वो मुस्कुरा भी रही थी, और जबकि उनका चेहरा आंसुओं से धुल चुका था। हाँ हाँ, तुम्हारे लाल को होश आ रहा है, सुफियान गौरी ने कहा तो बेख्तियार सुफियान गौरी के कांधे से लग गई। फिर पास घुटनों के बल खड़े जवार को भी सुफियान गौरी ने खींचकर अपने कंधे से लगा ली। बाब 3।
बेगम साहिबा, वो कोई बड़े अमीर घराने का नौजवान लगता था। ये बड़ी काले रंग की कार थी जो हादसे का शिकार हो चुकी थी। मशल बीबी ने मुझे बोला, इस बेहोश पड़े शख्स को मेरी गाड़ी में पहुंचाओ। रहमान बाबा बड़ी तफसील से मशल की मामा फातिमा बी को रात होने वाले वाकये से आगाह कर रहा था। वो कुछ सोचते हुए फिर बोला, बेगम साहिबा, मशल बीबी ने ही मुझे बोला था घर पर किसी को मत जगाना, सब सो रहे होंगे, इसलिए मैंने किसी को जगाया नहीं। मशल फिर कितने बजे लौटी थी रहमान बाबा? फातिमा बी ने पूछा। बेगम साहिबा, यही कोई रात 1-1:30 बजे, रहमान बाबा ने कुछ याद करते हुए जवाब दिया। रहमान बाबा, गलत, हम 2 बजे लौटे थे। दफातनी मशल उसी लम्हे अपने कमरे से हॉल में पहुंची थी जब रहमान बाबा फातिमा बी को वक्त बता रहे थे। मशल करीब आकर सोफे पर बैठी फातिमा बी के पैरों में ही फर्श पर बैठ गई। हम आपको सब बताते हैं फातिमा बी, मशल ने कहा तो फातिमा बी बड़ी तजस्सुस भरे अंदाज में मशल की जानिब मुतवज्जो हुई। आप जानती हैं, रात हमारी फाउंडेशन के 5 साल मुकम्मल होने की तकरीब थी और हम आपको बता कर गए थे। मशल ने एक उंगली उठाकर इशारे से याद दहानी करवाई। हाँ भाई, याद है, अब आगे बोलो। रात को हम लौट रहे थे। हमें घर से ज़रा पहले एक गाड़ी हादसे के शिकार मिली। जो साहब शदीद जख्मी पड़े थे, कोई भी वहाँ उनकी मदद के लिए मौजूद ना था। क्या बताएं आपको? वो पहलू बदल कर बोली। जब हम रहमान बाबा को लेकर वहाँ पहुँचे तो रहमान बाबा बोले, बीबी जी, आप किसी मुसीबत में ना फंस जाना, आप पुलिस को इत्तला कर दो। मशल ने अल्फाज यूं अदा किए जैसे उसने मासूमियत से रहमान बाबा को नकल करने की कोशिश की। फिर वो सवालिया अंदाज में फातिमा बी की जानिब मुतवज्जो हुई। उसका खून बहुत बह चुका था और आप जानती हैं, हमारी पुलिस को अगर ज़रा और देर हो जाती तो शायद उसका बचना मुश्किल हो जाता। यही वजह थी कि हम खुद उसे डॉक्टर जवार के पास अस्पताल ले गए थे। फातिमा बी, हमने सही किया ना? फातिमा बी ने मछली के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और पेशानी पर बोसा देते हुए कहा कि उसने अपनी बहादुर बेटी से यही तवक्का थी। मशल खुशी में चहकी, देखा रहमान बाबा, हमने सही किया था। हाँ बीबी जी, मुझे माफ़ कर दो, आपने सही किया था। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हम जानते हैं आपको हमारी बहुत फिक्र है। हमारा ये मतलब हरगिज़ ना था कि हम आपको गलत साबित करें। आपने ही तो असल में हमारी मदद की थी, पर हम भला उस शख्स को गाड़ी तक कैसे पहुंचा सकते थे? रहमान बाबा ने जब ये सुना तो वो खुश हो गए। बीबी जी, मैं आपके लिए अच्छी वाली इलायची वाली चाय लेकर आता हूँ। शुक्रिया मशल। शुक्रिया बाबा। मशल ने मुस्कुराकर रहमान बाबा की जानिब देखा जो रसोई की जानिब बढ़ गए। मशल, फिर पता चला वो कैसी कंडीशन में है? फातिमा बी ने सवाल किया। हमने जवार से एक बात कह दी थी कि वो उसे होश में आने के बाद ये ना बताए कि हमने उसे अस्पताल पहुंचाया है। फातिमा बी, इत्तेफाक की बात है, जब डॉक्टर जवार ने इमरजेंसी में जख्मी शख्स को देखा तो वो डॉक्टर जवार का बड़ा गहरा दोस्त निकला। फिर खुद जवार की क्या हालत हुई हम आपको बता नहीं सकते। अब वो किस हाल में ये हम नहीं जानते, और मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरी दुनिया की सबसे बहादुर बेटी मशल नेकी किसी पर एहसान जताने के लिए नहीं करती। ये कहते हुए फातिमा बी ने मशल को प्यार करते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। अदनान बशीर मशल के बाबा शहर के एक बड़े अखबार के नामवर कॉलम निगार थे और शहर की मशहूर शख्सियत थे। फातिमा बी का ताल्लुक एक अदबी घराने से था। उनकी 3 औलादें थीं। सबसे बड़ी सनम बशीर, दूसरे नंबर पर मशल बशीर और सबसे छोटा तलहा बशीर। जबकि 7 क्वार्टर में रहमान बाबा अपनी बीवी सकीना और 2 छोटी बच्चों के साथ रहते थे। घर में सबसे बड़ी बेटी सनम की शादी अपनी फूफीजाद उबैद अहमद से हुए 7 साल बीत चुके थे। इनका एक ही इकलौता 4-5 साल का बेटा था जो कि खानदान भर की आंख का तारा था। सनम हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन एहसास कमतरी उसे हमेशा महसूस होती। वो पैदाइशी पुलभरी के मर्ज का शिकार थी। स्कूल, फिर कॉलेज और बाद में यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बावजूद वो हमेशा एहसास कमतरी का शिकार ही रही। उबैद अहमद सनम को बहुत समझाता कि उसने सनम से शादी कोई उस पर तरस खाकर नहीं की, बल्कि वो उसे बहुत चाहता है और वो उसकी जिस्मानी साख की बदसूरती के बजाय उसमें मौजूद और कई खूबियों की वजह से उसे पसंद करता है। लेकिन आईना कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलता। वो अपने दिल को समझाती, तसल्लियाँ देती, लेकिन जब कभी न कभी उसे आईने का सामना करना पड़ता तो आईना उसे अपना मज़ा उड़ाता दिखाई देता। यूँ एहसास कमतरी का बीज उसमें फलता फूलता कदावर दरख्त बन गया। यही वजह थी कि एक प्यारे से बेटे और खावन की मोहब्बत और एतमाद के बावजूद वो जब कहीं अपने मर्द से मुतालिक कोई इश्तिहार देखती फौरन अदोयात का इस्तेमाल शुरू कर देती थी। आज उसी सनम का घर भर को इंतज़ार था। वो अक्सर अपनी मियाँ और इकलौते बेटे अजान के साथ हफ्ते के आखिरी दिन गुजारने मैके चली आती थी।
सनम जब घर पहुंची तो हस्बे मामूल सभी लोगों ने उसका यूं ही इस्तकबाल किया था जैसे वो कई बरसों बाद घर लौटी हो, और वो हमेशा ऐसा ही करते थे। फातिमा बी ने तो उस वक्त फ़ोन अपने कान से हटाया जब सनम घर से बाहर खास दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और रहमान बाबा बड़ा आहनी दरवाज़ा खोल चुके थे। वो बाहें फैलाए कार पोर्च में खड़ी थी, वही नहीं बल्कि मशल, सबसे छोटा तलहा, रहमान बाबा की बीवी, दोनों छोटी बच्चियां और इधर से उधर फुदकता हैरी, सब ही सनम को खुशामदीद कहने के लिए खड़े थे। जब सभी उससे इस कदर चाहते थे तो वो भी गाड़ी से उतरते ही सभी के लिए लाई चीज़ें बांटना शुरू हो गई। सभी अपना अपना हिस्सा पाकर चहक रहे थे। और तलहा भाई, ये इम्पोर्टेड बिस्किट हैरी के लिए, कैच इट, सनम ने तलहा से कहा। जो बिस्किट हवा में उछाले तो हैरी ने मुमकिन हद तक उन्हें हवा में ही पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बिस्किट तलहा के हाथ लग चुके थे। अब वो एक एक करके बिस्किट हवा में उछालता और हैरी बड़ी फुर्ती से बिस्किट जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में ही जंप लगाकर पकड़ता और निकल जाता। ये देखकर रहमान बाबा की दोनों बच्चियां और अजान खुशी से तालियां बजाने लगे थे। तलहा इधर, मशल ने तलहा को पुकारा। तलहा ने बिस्किट का पैकेट मशल की जानिब उछाल दिया। ये देखकर हैरी ने फौरन फ्लाइंग जंप लगाया और इससे पहले कि पैकेट मशल के हाथ लगता, वो पैकेट दबोच कर एक जानिब भाग निकला। सभी खड़े अफराद ने मशल की जानिब देखकर यूं कहका लगाया कि वो सबको खुद पर हंसता हुआ देखकर मुंह फुलाए पैर पटकती अंदर हॉल की जानिब बढ़ गई। उसे यूं जाता देखकर उसके पीछे फिर से एक कहका बुलंद हुआ और फिर सारे अफराद मशल के पीछे पीछे हॉल में दाखिल हो गए। तुम्हारी तकरीब कैसी रही मशल? सनम ने हॉल में दाखिल होकर मशल के करीब सोफे पर बैठते हुए पूछा। जी आपी, आपकी दुआ से हमारी फाउंडेशन ने 5 साल पहले जिस सफ़र का आगाज़ किया था, आज सैकड़ों अफराद उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यही वजह है तकरीब में हाजिर चंद लोगों ने इस बात से मुतासिर होकर हमें सपोर्ट करने की हामी भरी है। सनम ने मशल की बात सुनकर खुशी का इजहार करते हुए इसकी मजीद हौसला अफजाई की। सभी के बैठते ही रहमान बाबा और सकीना भाग भाग कर सबकी खिदमत में लगे हुए थे। फिर उबैद अहमद फातिमा बी से मुखातिब हुए। फातिमा बी, आज बाबा जानी किधर रह गए हैं? आप लोगों के पहुंचने से पहले मेरी उनसे बात हुई थी। इस वक्त वो अपने दफ्तर से निकलने वाले थे, अब तो पहुंचने ही वाले होंगे। फिर थोड़ी देर गुजरी कि जब अदनान बशीर भी आ गए थे। अदनान बशीर बड़ी हंसमुख तबीयत के मालिक थे। अगरचे इनके कॉलम ज़्यादातर सियासत जैसे खुश्क मौज़ूआत पर होते थे, लेकिन इनमें भी वो हल्का फुल्का तंज़ो मज़ा का अंसर पैदा कर लिया करते थे। अदनान बशीर जो बारात अपने साथ लाए थे, अब सनम अब उन्हें देख रही थी। चलो मियाँ, ज़रा शतरंज की बाजी हो जाए, अदनान बशीर ने उबैद अहमद से कहा। ये सुनकर मशल झट से उठी और बाबा, आप हमेशा उबैद भाई को हरा देते हैं, आज हम मिलकर आपको हराएंगे। अदनान बशीर ये सुनकर हंसते हुए आगे बढ़े। पीछे आ रहे उबैद ने सरगोशी वाले अंदाज में कहा, मशल मुझे हारने ही दो, मेरे ससुर हैं यार। वो ये सुनते ही हंसे बगैर न रह सकी। फिर तीनों एक कोने में जाकर बरजमान हो गए थे। बाबा जानी, यू आर ग्रेट, सनम ने अपने बाबा का कॉलम अखबार में पढ़ने के बाद खुद से ही कहा था। अब वो अखबार को उलट पलट कर कर देख रही थी, दफातन उसकी नज़र इश्तिहार पर रुक गई। पर्स, फुलभरी के निशानात चंद माह इस्तेमाल के बाद फौरन गायब। आजमुदा नुस्खा मनी बैक गारंटी के साथ सनम ने इश्तिहार के साथ दर्ज नंबर देखे और फिर अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। दूसरी जानिब चंद रिंग्स के बाद किसी ने कॉल रिसीव की। जी बिल्कुल मैडम, इस मेडिसिन की अभी तक हमें कोई कंप्लेंट मौसूल नहीं हुई, आप इसका इस्तेमाल करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सनम की दरियाफ्त करने पर दूसरी जानिब स्टोर मुलाजिम अपनी अदवियात की तारीफ़ कर रहा था। आप एड्रेस नोट करें, इस एड्रेस पर मुझे ये मेडिसिन इरसाल कर दें। अदनान बशीर, हाउस नंबर 11। सनम अब स्टोर मुलाजिम को अपना पता लिखवा रही थी। अपने ससुराल के घर का पता शायद वो इस वजह से नहीं बता रही थी क्योंकि वो सब उबैद अहमद से छुपा कर रखना चाहती थी। मैडम, हमारा नुमाइंदा चंद दिनों तक आपको मेडिसिन पहुंचा कर पैसे वसूल कर लेगा। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, सनम ने जवाबन शुक्रिया कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। बाब 4। शहरयार के होश में आने के बाद डॉक्टरों की एक टीम ने उसे 1 घंटा तक घेरे रखा। फिर मुकम्मल मुआयना करने के बाद उन्होंने सुफियान गौरी और बेगम सालिहा को मुबारकबाद दी, क्योंकि वो जानते थे कि दिमागी चोट की सूरत में मरीज जब होश में आता है तो कई तरह की शिकायत सामने आती हैं, याददाश्त का खो जाना या दिखाई न देना। लेकिन ये सब की दुआओं का ही असर था कि होश में आने के चंद घंटों के बाद ही शहरयार हशाश बशाश दिखाई दे रहा था। सर पे चोट के अलावा उसे एक पाँव पर फ्रैक्चर आया था जो गाड़ी में से गिरते वक्त मुड़ गया था। बाकी जिस्म पर मामूली खराशी थी।
नर्स इंजेक्शन लगाकर चली गई थी तो जवार शहरयार के पास ही मौजूद था। सुहालिया बेगम और सुफियान गौरी को बड़ी मुश्किल से जवार ने घर भेजा था, क्योंकि वो मुसलसल शहरयार के पास रहते हुए बिल्कुल आराम नहीं कर पा रहे थे। अब जबकि शहरयार भी बहुत बेहतर हो चुका था तो एक लिहाज से उन्हें तसल्ली हो चली थी। जवार शहरयार की दिल जमी के लिए काफी देर से उसके पास बैठा मुसलसल बातें किए जा रहा था, लेकिन शहरयार किसी और ही सोचों में गुम था। इस बात को महसूस करते हुए जवार ने शहरयार की आंखों के सामने अपना एक हाथ लहराया। शहरी, किन सोचों में गुम हो? ये कहते हुए मुस्कुराता हुआ कुछ शहरयार पर झुका। जवार वो चेहरा शहरयार कहते हुए जैसे अभी अभी कई ख्यालों में था। चेहरा? जवार ने मुतजिब होकर शहरयार के आखिरी लफ्ज को दोहराया। न जाने उस चेहरे में ऐसा क्या था। एक पल को मैं अपनी सारी तकलीफ भूलकर बस उस चेहरे में खो गया था, और जब मुझे दोबारा होश आया तो वही चेहरा मेरी निगाहों के सामने था। ओ शट अप मिस्टर शहरयार गौरी, जिंदगी और मौत की कश्मकश से बाहर आए अभी चंद घंटे नहीं बीते कि तुम ये फिल्मी किस्म के डायलॉग सूझ रहे हैं। आई एम नॉट जोकिंग यार, लगता है उसी लड़के ने मुझे अस्पताल भी पहुंचाया होगा। शहरयार मुसलसल संजीदा अंदाज में बात कर रहा था। यकीनन, जवार ने फौरन जवाब दिया, जैसे वो समझ गया हो कि शहरयार किस लड़की की बात कर रहा था। जवार अपनी बात का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, उस रात अगर वो लड़की जनाब को अस्पताल लेकर ना आती तो अब तक उनके नकीर हिसाब किताब ले चुके होते, और तुम्हारा ठिकाना कहाँ होता वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। जवार अब शौक अंदाज में बात कर रहा था, जिसे सुनकर शहरयार मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन अभी भी किसी गहरी सोच में दिखाई दे रहा था। शहरयार को फिर से यूं ख्यालों में गुम पाकर जवार बोला, वो बहुत अच्छी लड़की है शहरयार, और मैं उसे बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। वो फैमिली मेरी, वो कहते कहते रुक गया, जैसे दफतन जवार को मशल की कही बात याद आ गई। उसने जवार को मना किया था कि वो शहरयार को ये बात ना बताए कि उसने उसे अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन अब क्या हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। शहरयार की यह हालत हो रही थी कि अगर उसके एक पाँव को बेड से जरा उठाकर बांधा ना गया होता तो वो खड़ा होकर तब करतब दिखाने लगे। वो खिलखिला रहा था, जवार मेरे दोस्त, तुम कहाँ कहाँ मेरे काम आओगे। अल्लाह तुम्हें खिज़र जितनी उम्र दे। शहरयार खुशी में आपे से बाहर हो रहा था। शहरयार की बातें सुनकर जवार को खुद पर गुस्सा आ रहा था। फिर ये ख्याल जहन में आते ही कि शहरयार की जैसी हालत है उसे खुश रखना ज़रूरी है, वो उसे सारे माजरे से आगाह करने लगा। दफतन दरवाजे पर किसी ने 2 बार टिक टिक दस्तक दी और दरवाज़ा खुला। लो, आ गई मोहतरमा। ये कहते हुए जवार शहरयार के पास से उठा और कमरे के एक कोने में रखे फ्रीजर की जानिब बढ़ा। अनम फूलों का बुके लिए शहरयार की जानिब बढ़ी। अरे, कौन कहता है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? खुद को आईने में देखा है? शहरी, बहुत हैंडसम लग रहे हो कसम से। सॉरी अनम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शहरयार ये कहते हुए ज़ेरिलब मुस्कुराया। उसे जब अनम को तंग करना होता वो यही जुमला आजमाता था। ओह हेलो, आराम से, मैं तुमसे शादी करूंगी। वो तो अंकल मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो मैं तुम्हारा हाल दरियाफ्त करने चली आई। फिर बात बीच में ही इधर अधूरी छोड़कर वो घूरते हुए शहरयार की जानिब देखकर बोली, वैसे मैं जब कभी तुम्हारी तारीफ करूं तुम्हें खुशफहमी क्यों होने लगती है? तीर से ही निशाने पर लगा था। अब वो अपने दिफा में बोल रही थी, मैं तो शादी करूंगी किसी पागल से शख्स के साथ। अनम का ये जुमला कहते ही जवार, जो कि फ्रीजर से पानी की बोतल निकाल कर पी रहा था, उसे गौता लगा। उसने सारा पानी बाहर उगल दिया। अब वो अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। शहरयार ने भी जोरदार कहका लगाया था, जवार, किसी दिन हम दोनों चलते हैं मेंटल हॉस्पिटल, और अनम तुम भी हमारे साथ चल रही हो, या हम खुद ही तो ढूंढ रहे तुम्हारे लिए वो पागल है। तुम लोग कौन सा पागल समझ बैठे? मैं तो उस किस्म के पागल की बात कर रही थी जिसके बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि ये शख्स पढ़ पढ़ कर पागल हो चुका है, जो किसी यूनिवर्सिटी में 5-10 साल लगा के कुछ बनते हैं। अनम ने अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाते हुए हमें उठाकर डॉक्टर जवार की जानिब इशारा करते हुए कहा, जो कि अभी भी एक कोने में ही खड़ा था। जवार ने लम्हा भर को अनम की जानिब देखा। अब वो शहरयार की जानिब मुतवज्जा थी। वो बड़ी बड़ी आंखों को मटकाते हुए बोल रही थी, बातें करते हुए कानों में गोल बड़े बड़े झुमके हिलते हुए इसके गोरे चिट्टे गालों को छू रहे थे। चौड़ी पेशानी पर कटे हुए बाल यूं फैले हुए थे कि जब वो कभी आंखों में जाने लगते तो वो अपनी कलम जैसी उंगलियों से उन्हें हटाने लगती। जवार मन ही मन में बच्चों जैसे शर्मा के रह गया। वो जब भी इकट्ठे होते तीनों के दरमियान ऐसी नोकझोंक चलती रहती थी। अनम शहर के मशहूर जस्टिस मोइन नवाजिश की इकलौती औलाद थी।
انم کے پاپا معین نوازش شہریار کے پاپا سفیان غوری کے اتنے گہرے دوست تھے کہ اب ان کی خواہش تھی کہ وہ یہ گہری دوستی رشتہ داری میں بدل دی جائے۔ اس کے برعکس انم کو شہریار میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ شہریار میں کوئی کمی تھی، بلکہ اصل بات یوں تھی کہ جب شہریار کے توسط سے انم ڈاکٹر زوار سے ملی تو اسے ڈاکٹر زوار میں دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی، اور اس بات کا اظہار وہ اکثر باتوں ہی باتوں میں کر جایا کرتی تھی۔ اس طرح یہ بات زوار اور شہریار سے بھی پوشیدہ نہ تھی۔ انہیں گپ شپ کرتے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب صالحہ بیگم اور سفیان غوری کمرے میں داخل ہوئے، وہ چند گھنٹے گھر پر آرام کرنے کے بعد اب کھانا تیار کروا کر لائے تھے۔ انم کو شہریار کے پاس دیکھ کر دونوں بہت خوش ہوئے۔ پھر دونوں کے اصرار پر انم نے بھی سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد صالحہ بیگم نے بڑی شفقت سے زوار کو گھر جا کر آرام کرنے کا بولا۔ پہلے تو وہ ٹالتا رہا، لیکن پھر اس نے ہار ماننا ہی پڑی۔ وہ اجازت لے کر جیسے ہی کمرے سے نکلنے لگا، انم اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے بولی، زوار، میرا ڈرائیور ابھی تک گاڑی لے کر نہیں پہنچا، اگر آپ مجھے ڈراپ کر دیں؟ وائی ناٹ انم، آئیے ضرور، زوار نے کہا تو انم بھی سب سے اجازت لے کر زوار کے ساتھ چلی گئی۔ کتنا کمزور ہو گیا ہے میرا بیٹا، صالحہ بیگم نے شہریار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اب سیب کاٹ رہی تھیں، اور پھر سیب کی ایک پھانک شہریار کی جانب بڑھائی۔ ماما، آپ جانتی ہیں مجھے ہاسپٹل کس نے پہنچایا تھا؟ شہریار نے اپنی ماما کے ہاتھ سے سیب کی پھانک لیتے ہوئے کہا، ارے ہاں بیٹا، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، کون تھا وہ فرشتہ؟ صالحہ بیگم کی بات سن کر پاس ہی بیٹھے سفیان غوری، جو کہ کسی اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے، وہ بھی متوجہ ہو کر سننے لگے۔ وہ فرشتہ تھا نہیں، فرشتہ تھی ماما۔ اچھا، تو ایک لڑکی تھی؟ ماما، زوار ہی بتا رہا ہے کہ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر ہے، اور وہ مشہور کالم نگار عدنان بشیر کی بیٹی ہے۔ شہریار کی بات سن کر سفیان غوری بولے، بیٹا، عدنان بشیر کو تو سبھی جانتے ہیں، اور میں تو ان کے کالم بھی بڑے شوق سے پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی صاحبزادی بھی انہی کی طرح بے باک، نڈر اور ہمدرد انسان ہے۔ سفیان غوری نے یوں چن کے الفاظ ادا کیے جیسے دونوں باپ بیٹی کی ایک ساتھ ہی تعریف کر دی تھی۔ بیٹا، اتنی اہم بات زوار نے ہم سے چھپائے رکھی، اسے یہ بات ہمیں بتانا چاہیے تھی۔ اس غلطی کی زوار کو یہ سزا ملنی چاہیے کہ وہ ہمیں خود اپنے ساتھ عدنان بشیر کے گھر لے کر جائے، اور ہم ان کی صاحبزادی کا شکریہ ادا کریں۔ سفیان غوری نے صالحہ بیگم کی بات کے جواب میں کہا، اس ماہ کے گھر جانے والی بات سن کر شہریار کا دل جیسے سینوں اچھل کر باہر آنے لگا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ بھی اٹھ کر کہتا، مما، پاپا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور پھر وہ سب کے ساتھ اس ماہ کے گھر اس سے ملنے چلا جاتا، اور پھر وہ دیر تک اسی خوشی سے سرشار رہا۔ اگلے روز زوار کے آنے پر صالحہ بیگم اور سفیان غوری اس سے شکایت کرتے رہے۔ پھر زوار نے جیسے ہار مان کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا وہ انہیں ضرور مشل کے گھر لے چلے گا۔ طے یہ پایا کہ شہریار کے صحت یابی کے بعد سبھی عدنان بشیر کے گھر ان کی صاحبزادی کا شکریہ ادا کرنے چلیں گے۔ اگلے چند روز بعد ہی سفیان غوری ڈاکٹر سے ملے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب شہریار کا باقی علاج گھر پر ہو تاکہ وہ اسپتال کے اس حبس زدہ ماحول سے جلد باہر آ جائے، لیکن ڈاکٹر ابھی سے اسپتال سے ڈسچارج کرنے پر راضی نہ تھے۔ پھر جب سفیان غوری نے بتایا کہ وہ علاج کی تمام تر سہولیات گھر پر ہی لینا چاہتے ہیں تو وہ یوں راضی ہو گئے۔ اسی روز شہریار کو گھر لے جانے کے لیے اسپتال کے پارکنگ ایریا میں گاڑی بالکل تیار کھڑی تھی۔ پاؤں پر موجود پلاسٹر کی وجہ سے شہریار کو ویل چیئر پر بیٹھایا گیا تھا تاکہ آسانی سے باہر گاڑی تک لے جایا جا سکے۔ وہ وارڈ کے کمرے سے باہر آیا تو چند ڈاکٹر اور نرسیں اس کے لیے پھول لیے کھڑے تھے۔ وہ ایسا ہی تھا، جہاں جاتا تھا یوں ہی لوگوں کے دل جیت لیا کرتا تھا۔ پھولوں کے ساتھ وہ پھولوں جیسی مسکراہٹ چہرے پر سجائے گاڑی میں بیٹھا تھا، اور گاڑی گھر کی جانب رواں دواں تھی۔